कूटनीति क्या होती है ना, ये कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखे। मतलब समझिए कि 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस में ब्रिक्स समिट में हैं। इधर भारत के दुश्मनों के हौसले पस्त हो गए हैं। मतलब भारत को नसीहत देने वालों के तेवर ढीले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्त पुतिन से गले मिले, दूसरी तरफ उनकी नीति ने चीन को एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया। चीन समझौते को तैयार, तो कनाडा को भी समझ में आ गया साहब कि वो डील किससे कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शतरंज की हर चाल बेहद सधे हुए तरीके से रखी जा रही है और विरोधी मात खा रहे हैं। ये सब कैसे हुआ ना, मैं आपको कहानी सुनाऊंगा आज। लेकिन अचानक भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि हर मोर्चे पर दुश्मनों के हौसले कमजोर पड़ रहे हैं और दोस्त बढ़ रहे हैं, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हल्के फुल्के रिश्तों में यकीन नहीं करता है साहब। यानी कि कोई भारत को एक तो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे रिश्तों की बुनियाद विश्वास और विश्वसनीयता के आधार पर है, और ये बात दुनिया भी समझ रही है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी प्रगति दुनिया में खुशहाली लाती है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आगे बढ़ता है तो जलन का भाव पैदा नहीं होता। हमारी प्रगति से दुनिया खुश होती है, क्योंकि भारत की प्रगति से पूरी दुनिया को फायदा होगा। अच्छा, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मैसेज ना कनाडा से की तरफ शायद संभवतः उनका इशारा था, जिसने एक आतंकवादी के चक्कर में भारत से पंगा ले लिया। एक आतंकवादी निज्जर के लिए और चंद खालिस्तानी आतंकवादियों को खुश करने के लिए भारत पर बेसिर पैर के बकवास आरोप लगा दिए बिना सबूत के। हालांकि आतंक की राह पर चल रहे कनाडा को भारत ने करारा जवाब दिया। इसका असर भी दिख रहा है साहब। कनाडा में ट्रूडो की पॉपुलैरिटी तेजी से डाउनफॉल पर है। वैसे तो पहले भी थी, इसलिए शायद वो खालिस्तानियों के भरोसे थे। लेकिन अब ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक लिबरल पार्टी के 20 सांसदों ने ट्रूडो से इस्तीफा मांग लिया है। कनाडा में ट्रूडो रहेंगे या नहीं, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन उनकी नीतियों की वजह से कनाडा खालिस्तानी साजिश का एक बड़ा हेडक्वार्टर बन गया है, जिसकी कीमत वहां के रहने वाले लोगों को ही चुकानी पड़ रही है। भारत से दोस्ती का हाथ छोड़कर कनाडा ने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन रूस में मोदी के दोस्त पुतिन ने जो कहा वो दुनिया ने देखा। इसने साबित कर दिया कि मोदी इसलिए कहते हैं कि उनके रिश्ते ना सतही नहीं होते हैं। कजान में पुतिन ने कहा कि उन्हें मोदी से बातचीत के लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। हुआ ये कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ कहा, ट्रांसलेटर ने उसका हिंदी अनुवाद किया। बीच में पुतिन बोले कि हमारी दोस्ती ऐसी है कि हमको ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं है। मोदी पुतिन की दोस्ती इतनी पक्की कि वो भाषा और दीवार की मोहताज नहीं। ये किसी और ने नहीं, ये तो पुतिन ने कहा है। पुतिन की यही बॉडी लैंग्वेज तो बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों के रिश्तों में कैसे पर्सनल टच देते हैं। ये डिप्लोमेसी। हालांकि मोदी रूस में है और इस दौरान भारत चीन सीमा पर बड़ी घटना भी हुई। भारत की सीमा पर कथित लाल आंख दिखाने वाले चीन, वो भी समझौते के लिए राजी हो गया है। दरअसल भारत और चीन के बीच LAC पर विवादित पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लेकर सहमति बन गई है, जिसे डिसएंगेजमेंट की तरफ एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इसे मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है, क्योंकि डेप्सांग डेमचौक इलाकों में पेट्रोलिंग को लेकर चीन के साथ तनाव का माहौल था और अब बताया जा रहा है कि उस पर भी समझौता हो गया है। वहां डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। मतलब 2020 से पुरानी वाली स्थिति पर चीन लौट आएगा। हालांकि यह भी कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि कजान में ब्रिक्स समिट के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये पहल कर सकते हैं कि भारत, चीन, रूस, मतलब तीनों को मिलाकर एक नया पावर सेंटर बनाया जाए। तीनों देशों के पास आने से दुनिया का पावर सेंटर पश्चिमी देशों से शिफ्ट होकर एशिया में आना तय होगा। ये कैसे हो सकता है, ये समझना जरूरी है। भारत, चीन, रूस को मिला दिया जाए तो दुनिया की 36% आबादी इन तीन देशों में होगी। तीन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अगर मिला दिया जाए तो ये दुनिया की GDP का कुल 26% बनता है। 26%, एक चौथाई दुनिया। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक चीन $19.37 ट्रिलियन के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत $4.25 ट्रिलियन के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी। रूस की GDP $1.88 ट्रिलियन। रूस की इकोनॉमी बेशक तीनों में छोटी है, मगर तेल, गैस जैसे प्राकृतिक संसाधनों के भंडार के चलते वो काफी पावरफुल स्थिति में है। तीनों अगर साथ आते हैं तो 2.8 बिलियन लोगों का एक बाजार होगा,
जब बाजार की बात आती है तो इसमें ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और करेंसी स्वैपिंग के क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद हो सकेगी और बड़ी आबादी की बड़ी ज़रूरतों को बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा।